तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ सेंटेंस को देख रहे हैं, हमने प्रत्येक सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें मिस्टेक कहाँ पे है। तो हम जानते हैं कुछ ना कुछ जितने बच्चे होंगे इसमें कुछ ना कुछ बच्चे अपना तुक्का लगाएंगे, कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट पता होगा। बट जो ये सेंटेंस रिलेटेड होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे वर्ब से रिलेटेड। तो अगर आपको कंफ्यूजन है वर्ब में तो पूरा वीडियो देखिएगा। यकीन दिलाते हैं कि एक भी कंफ्यूजन आप लोगों का हमारे वीडियो के बाहर नहीं जाएगा। जितना कंफ्यूजन है सब इसी वीडियो में निकल जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन वर्ब से रिलेटेड नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आपके एयरफोर्स या नेवी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है वर्ब से रिलेटेड तो आप उसको सबसे अच्छे से और सबसे पहले हैंडल करेंगे। रटेंगे कोई भी रूल नहीं, जितने हम रूल्स बताएंगे वो आपके एग्जाम के लिए ही चुने गए हैं। मतलब कि डिफेंस के लिए जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं वही हम लेकर आए हैं। तो अगर सबसे पहले हम रूल की बात कर लें, सबसे पहला रूल हमारा होता है ईट से रिलेटेड, यानी कि खाने से रिलेटेड। अगर ये जान लीजिएगा कि वर्ब का मतलब होता है फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कि जितना हम अपने दैनिक जीवन में फिजिकल लाइफ में जो वर्क करते हैं उसी को हम वर्ब कहते हैं। वर्क से हम वर्ब को निकाल सकते हैं। तो अगर पहला रूल हम समझना चाहें तो जब कभी भी आपको इंग्लिश ग्रामर में लंच कॉमा डिनर कॉमा ब्रेकफास्ट के बाद कुछ लगाना है तो इसमें कभी ईट का प्रयोग मत करिएगा। कभी भी इसमें ईट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपको इसके बाद कुछ लगाना है, मतलब अगर आप लोग इसको ले रहे हैं, अपने ग्रहण कर रहे हैं अपने शरीर में, तो इसके लिए हमेशा टेक का प्रयोग करेंगे। अगर आप लोग टेक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो हैव का प्रयोग कर दीजिएगा, परंतु कभी भी ईट का प्रयोग ना करिएगा, क्योंकि ईट का प्रयोग हमारा गलत होता है। आपके एग्जाम में क्या करता है, ईट लगाकर ही देता है, जिससे कि ये बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझना चाहें तो कह सकते हैं प्लीज। कुछ बच्चे कहते भी होंगे अपने घर में टेक योर लंच, तो आप लोग यहां समझ सकते हैं प्लीज टेक योर लंच से यहां पे हमारा लंच आया हुआ है। अब लंच के लिए हम लोग ईट का प्रयोग नहीं करेंगे, आपके एग्जाम में ईट ही लगा के देगा जो गलत होगा डैम श्योर। तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, पहचानना सीखिएगा। एग्जाम में हमने केवल 3 वर्ड बताए हैं, आपके एयरफोर्स एग्जाम में 3 ही वर्ड पूछे जाएंगे। अगर इसके बाहर पूछे जाएं तो हमको बताइएगा। लंच याद कर लीजिएगा, डिनर याद कर लीजिएगा और ब्रेकफास्ट याद कर लीजिएगा। अगर इनके बाद हमको कुछ लगाना है तो ईट का प्रयोग ना करके टेक और हैव का प्रयोग कर देंगे। ये रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, इस रूल को और अच्छे से जानने के लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जो आप लोगों के लिए सहायक साबित होंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल हमारा लिखा हुआ है, आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिए अगर हो सके तो, और बाकी हम इसकी पीडीएफ दे ही देंगे। चलिएगा, अब आप लोगों को बताना है कि इसमें गलती कहां पे है। अब आप लोगों का सेंटेंस सामने ये आता है सी हैव ईटन हर ब्रेकफास्ट। तो लगभग 80% बच्चे सोचिन होगा पहले हमारा रूल को ना देखने के बाद कि हमारा सेंटेंस सही है। कुछ ही बच्चों को पता होगा, बट जिसने हमारा वीडियो देख लिया उसको डैम श्योर पता हो गया होगा कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है। और अभी भैया ने बताया है कि ब्रेकफास्ट के पहले ईटन का प्रयोग नहीं होता है। ब्रेकफास्ट हो जाए या लंच हो जाए या डिनर हो जाए तो उसके पहले हम या बाद मतलब ईटन का प्रयोग ना करके, ईट का प्रयोग ना करके हमेशा टेक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टेक का प्रयोग करते हैं। बट भैया ने यह भी बताया है कि टेक और हैव का प्रयोग करते हैं। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि भैया इसमें हैव तो ऑलरेडी इंक्लूड है, इसमें हैव तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, पहली बात तो हैज होगा क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर है ना, इसमें हैज तो अपने आप इंक्लूड ही है, तो इसमें टेक कर दें या तो हैव कर दें कुछ। अच्छा, यहां पे अगर यू लिखा होता, यू लिखा होता, यू के हिसाब से हैव आता, फिर भी हम यहां पे हैव कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, क्योंकि यू हमारा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इससे कोई मतलब नहीं होता है, ये हमारी होती है मेन वर्ब। तब हमारा सेंटेंस होता यू हैव योर लंच। क्लियर हो गया, हैव योर ब्रेकफास्ट कह दें या लंच कह दें। तो ये रूल हमारा बताने का बस इतना उद्देश्य था कि आप लोगों को एक ट्रिक सीख जाएं कि हमेशा और हमेशा लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद कभी भी ईट का प्रयोग ना करिएगा, हमेशा और हमेशा टेक और हैव का प्रयोग करिएगा। इस सेंटेंस को, इस रूल को, इस कॉन्सेप्ट को एकदम अपने दिमाग में इंटर कर लीजिए, और इंटर दिमाग में ना हो पाए तो अपनी कॉपी में इंटर कर लीजिए ताकि आप लोगों के दिमाग में बाद में इंटर हो पाए। क्लियर हो गया रूल अच्छे से। अच्छा, अब सेकंड अपना रूल देखते हैं हम लोग
क्योंकि जितने हम रूल बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए ही हैं। तो प्रत्येक रूल को हल्के में न लेते हुए प्रत्येक रूल को समझने की कोशिश करिए और अपने नोट्स में इंक्लूड करिए। तो पहला रूल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कभी भी, क्या हमने कहा कि अगर कभी भी आपको मिस्टेक के साथ कुछ लगाना है, आप लोग जब सॉल्व करते होंगे प्रैक्टिस सेट तो ऐसा एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलते होंगे। मिस्टेक के बाद कुछ वर्ड एक बच्चे लगाते हैं मेक और कुछ बच्चे लगाते हैं डू। क्लियर है ना? कुछ बच्चे क्या लगाते हैं, मेक लगा देते हैं और कुछ बच्चे डू लगा देते हैं। बट हम आपको क्या बता रहे हैं कि मिस्टेक के बाद हमेशा मेक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मिस्टेक के बाद हमेशा, और हमेशा मेक का प्रयोग करेंगे। कभी भी आप लोगों का डू नहीं आएगा मिस्टेक के बाद। क्लियर है ना? जैसे आप लोगों ने सुना होगा मेक अ नॉइज, और सुना होगा मेक अ मिस्टेक। जी हाँ, ये इससे आप लोग समझ सकते हैं कि मिस्टेक के बाद अगर हम लोगों को कुछ लगाना है तो मेक लगाना है, डू नहीं लगाना। तो यहां पे समझ सकते हैं नॉइज लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, इससे अर्थात कुछ लेना देना था नहीं इसका, तभी हमने बता दिया। क्लियर है ना? तो मिस्टेक हुई है, क्योंकि मिस्टेक मेक नॉइज का मतलब होता है कुछ ना कुछ गलती हुई है, इसीलिए यहाँ पे डू का प्रयोग ना करते हुए डू अ नॉइज नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि शोर मचाना एक प्रकार की गलती होती है, मिस्टेक होती है, और मिस्टेक के साथ हमेशा मेक का प्रयोग करते हैं, कभी भी डू का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे डू का प्रयोग ना होकर मेक का प्रयोग होता है और हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। अच्छा, हमारा ये एग्जाम्पल बताने का माध्यम केवल ये था कि आप लोगों को ये रूल अच्छे से क्लियर हो पाए। क्लियर हो गया होगा? नहीं आया तो फिर से पढ़िए। अच्छा, अब बच्चे कहेंगे मेक, आप लोगों ने मिस्टेक के साथ मेक तो लगा दिया, बट डू के साथ कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो डू के साथ हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों को कभी भी एग्जाम में, क्या हमने कहा कि अगर आप लोगों को कभी भी एग्जाम में डू के बाद कुछ लगाना है तो हमेशा वर्क देखिएगा और हमेशा हाउस वर्क देखिएगा और ड्यूटी देखिएगा आप लोग, और अर्जेंट वर्क देखिएगा। अगर इनका बोध हो रहा है हमारे वाक्य में, अगर ऐसे प्रकार के वाक्यों का हमारे सेंटेंस में बोध हो रहा है तो आप डू का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु मिस्टेक के बाद अगर हम लोग को कुछ लगाना है तो हमेशा मेक का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग मत करिएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने बता दिया है मेक अ नॉइज होता है, डू अ नॉइज कभी नहीं होता है। क्लियर है? अच्छे से एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने लोग। वाई डिड यू डू दिस मिस्टेक। अब देखिए, इस सेंटेंस में अगर गलती आ जाती तो 75% लड़का कंफ्यूज होता और समझ में ना आता उसको कि हम क्या करें। तो हमने आप लोगों को बताया है कि मिस्टेक जब भी कभी लिखा दिखेगा आप लोगों को सेंटेंस में, तो मिस्टेक के पहले कभी भी डू का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा मेक का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा व्हाई डिड यू मेक अ मिस्टेक। तो मिस्टेक के साथ आप लोग हमेशा मेक का प्रयोग करिएगा, डू का प्रयोग ना करिएगा। क्लियर हो गया सेंटेंस? कुछ सेंटेंस अपने और देख लेते हैं हम लोग। कह सकते हैं सी डज दिस मिस्टेक। देखिएगा, अब बच्चों ने सेंटेंस पकड़ लिया होगा। क्यों पकड़ लिया होगा? क्योंकि यहाँ मिस्टेक लिखा है। मिस्टेक के बाद कभी भी डू का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे डस का प्रयोग ना होके मेक का प्रयोग हो जाएगा। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, तो इसलिए यहाँ पे मेक्स का प्रयोग हो जाएगा। हमारा सेंटेंस हो जाएगा सी मेक्स दिस मिस्टेक। तो उम्मीद करते हैं सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक सेंटेंस अपना और देख लेते हैं, उससे समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, एक सेंटेंस हमारा और देख लेते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल, यू शुड हमने एक एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए और लिख दिया है, यू शुड नॉट डू दिस मिस्टेक। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि मिस्टेक के बाद कभी भी डू का प्रयोग नहीं करते हैं। मिस्टेक के बाद अगर आप लोगों को प्रयोग करना ही है तो मेक का प्रयोग करिए। तो यहां से डू नहीं होके मेक का प्रयोग हो जाएगा। आपका एग्जांपल एकदम राइट हो जाएगा। तो हमने लगभग 2 रूल बता दिए हैं आप लोगों को। तो 2 रूल आपके लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट ओरिएंटेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो इनको बिना स्किप करते हुए, जिस बच्चे ने देखा हो तो बिना वीडियो हमारा लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड रूल में। तो थर्ड रूल को समझने का हम प्रयास करते हैं। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आप लोग, जब कभी भी आप लोगों को सेंटेंस में डिड नॉट लिखा दिख जाए
डू नॉट दिख जाए, माइट दिख जाए, मे दिख जाए, कुड, वुड, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मतलब इस प्रकार का कोई भी वर्ड लिखा दिख जाए तो इसके बाद जितनी हम कंडीशन बताएंगे वो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ऐसा रूल ना आए पेपर में, ऐसा होना असंभव है, ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। तो बस एक रूल बताएंगे इसके बाद जो आप लोगों को 1 नंबर दिलवा सकता है। देखिएगा, इस रूल के बाद कभी भी आप लोगों को अगर ऐसे वर्ड एग्जाम में देखने को मिले तो इनके बाद लिख लीजिएगा, हमारे साथ लिखिएगा कि इनके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मतलब इनके बाद केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं जिसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का प्रयोग ना करते हुए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखते हैं अपना बी पॉइंट। अगर इनके बाद कुछ लगाना है, कुछ लगाने का मतलब यहाँ पे आप लोगों को टू लगा दिखता है, कुड के बाद टू लगा देते हैं, विल के बाद टू लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनके बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा। इनके जस्ट बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इनके बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो इनके बाद हमने लिख दिया कि इनके बाद हैज और हैड का प्रयोग ना होकर केवल और केवल हैव का प्रयोग होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हैव का प्रयोग क्यों होगा, तो बता दें कि वर्ब की हमारी फॉर्म होती हैं 5, जिसमें कि वर्ब की हमारी पहली फॉर्म को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म देखना चाहें तो वो हमारी होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी हमारी होती है हैड। इसकी फोर्थ फॉर्म हमारी होती है हैविंग, और इसकी फिफ्थ फॉर्म हमारी होती है हैज। तो याद कर लीजिएगा, मतलब वर्ब की 5वीं फॉर्म, वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की हमारी जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होती है, और सिंगुलर वर्ब में हमेशा एस का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार इस में हम लोग एस का प्रयोग करते हैं, तो वहां से आप लोग समझ सकते हैं कि इस हमारा सिंगुलर होता है। उसी प्रकार हैज में हम लोग एस का प्रयोग करते हैं, जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं हैज हमारा सिंगुलर होता है। तो याद कर लीजिएगा आप लोग, मतलब समझ लीजिएगा कि हैव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और अगर इसके बाद आप लोगों को हैज या हैड लिखा दिखा तो वो हमारा हो जाता है गलत। तो सही क्या होता है, सही हमारा होता है केवल हैव का प्रयोग करते हैं इसके बाद। 3 पॉइंट बताए हैं, 1 पॉइंट हमारा और देख लीजिएगा बस। इसके बाद अगर आपको वर्ब लगानी है, इसके बाद अगर आप लोगों को वर्ब लगानी है, डी पॉइंट में देख लीजिएगा, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और वो कब आएगी, वो आती है पैसिव वॉइस में। वो कब आती है, वो आती है हमारी पैसिव वॉइस में। जब भी आप लोगों का बनता है पैसिव वॉइस, तो वहां पे चालू होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 4 पॉइंट बताए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब भी आप लोगों को कभी सेंटेंस में डिड नॉट, डू नॉट, माइट, मे, कुड, विल, शैल, कैन, वुड, शुड, मस्ट, मतलब ये लिखे दिखे वर्ड, तो इनके बाद 4 पॉइंट बता, इनको याद कर लीजिएगा। इनके साथ कभी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म, अब थर्ड फॉर्म तो आती है, इनके साथ कभी भी वर्ब की सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म नहीं आती है। अगर लगाना ही है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बट याद रखने वाली बात यहाँ पे ये होती है कि अगर आप लोगों ने थर्ड का फॉर्म का प्रयोग करा तो वहां पे आप लोगों का सेंटेंस बन जाता है पैसिव। क्लियर है ना, वहां पे आप लोगों का सेंटेंस बन जाता है पैसिव। इनके बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा, हैज और हैड का प्रयोग ना होकर केवल हैव का प्रयोग होगा। क्लियर है। ये रूल समझने के लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उस माध्यम से इस रूल को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं हम। तो बिना जुड़े, मतलब बिना स्किप करते हुए वीडियो को पूरा देखिए। अभी हम आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल बताते हैं। ये वही एग्जांपल है जो आप लोगों ने सबसे पहले देख चुके हैं। सबसे पहले जो वीडियो चालू हुआ तब आप लोगों ने एग्जांपल देखे थे, ये वही एग्जांपल है। तो आप अब जितने हमने रूल्स बता दिए हैं, आप ये रूल देखने के बाद इन एग्जांपलों को देखना कितने अच्छे से करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि कभी आप लोगों को वुड, शुड, मे, माइट के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वर्किंग का प्रयोग ना होकर केवल वर्क का प्रयोग हो जाएगा, और पहला नंबर सेंटेंस हमारा एकदम सही हो जाएगा, मतलब कि इसमें आईएनजी नहीं रहेगा। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, अपने लिखा है ही कैन कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये सेंटेंस हमारा पैसिव वाइज नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा सेंटेंस पैसिव वाइज होता तो हम यहाँ पे कंप्लीटेड सही कर देते, बट ये हमारा यहाँ पे पैसिव वाइज नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इससे भी हमारा ईडी हट जाएगा।
थर्ड सेंटेंस देखते हैं, लिखा है यू मस्ट हैड अ बुक। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें गलती कहाँ पे है। तो अभी हमने आपको बताया था कि कभी भी पैसिव वॉइस में, मतलब पैसिव वॉइस में तो लगता है सब थर्ड फॉर्म मोडाल्स के साथ, बट यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ, मस्ट एक प्रकार की मोडाल्स है और मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे हैड का प्रयोग ना होकर केवल हैव का प्रयोग हो जाएगा, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखते हैं अपने लोग फोर्थ नंबर सेंटेंस, लिखा है सी मस्ट हैज डन इट। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि गलती कहाँ पे है। हमेशा और हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, हमेशा और हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है हैज न कट के यहाँ पे हैव आ जाएगा। ये नहीं देखिएगा आप लोग सी के बाद हैव आ रहा है, ये माइंड मत करिएगा। हमारा सी के बाद हैव तो आ रहा है, वो तो गलत है, बट इसके हिसाब से चलेगा रूल्स, मोडाल्स के हिसाब से रूल चलेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से रूल नहीं चलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर नहीं है, और चैप्टर की तो छोड़ो, यहाँ पे मोडाल्स लगी हुई है। अभी हमारे सेंटेंस में मोडाल्स लग जाती है, सब्जेक्ट के बाद हमारी आ गई मोडाल्स, तो मोडाल्स के हिसाब पे यहाँ पे वर्ब आएगी, यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा। लिखा हुआ है फिफ्थ नंबर सेंटेंस, आई डिडंट हैज एनी प्रॉब्लम। तो इसमें बताएं गलती कहां पे है। डिड नॉट के बाद हमने बताया था आप लोगों को कि कभी भी हैज का प्रयोग ना करिएगा, हैव का प्रयोग करिएगा। जैसे ही आप लोग हैव का प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। क्लियर है ना, अच्छे से क्लियर है। अब देखते हैं सिक्स नंबर सेंटेंस, लिखा है सी कुड हैव कॉल मी। तो यहां पे आप लोगों को लिखा हुआ सी कुड हैव कॉल्ड मी, काल में लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये सेंटेंस तो हैव के बाद प्रयोग होगा वर्ब, मतलब हैव के बाद वर्ब लगेगी, और हैव के बाद लगेगी तो यहाँ पे कॉल्ड का प्रयोग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिएगा कुड हमारा होता है मोडाल्स, और मोडाल्स के बाद हमारी आती है वर्ब की, मतलब हैव आता है, और हैव के बाद हमेशा सब लोग जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है, इसलिए यहाँ पे कॉल्ड हो जाएगा। 7 नंबर सेंटेंस देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है वी वुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। अब देखना इसमें गलती कहां पे, आप लोग सोचिए तब बताइए। सोच लिया होगा, सरल है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं लगेगा, कंप्लीटेड का प्रयोग हो जाएगा। अभी ऊपर बताते चले यार, रूल्स वही रूल्स का हमने एग्जांपल इसमें भी दे दिया है। 8 नंबर सेंटेंस देखिएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को वुड नॉट के बाद मेकिंग लिखा हुआ है, तो वुड नॉट के बाद कभी मेकिंग का प्रयोग ना होकर मेक का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और मेक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हमारी होती है मेड और मेड। सेकेंड थर्ड फॉर्म याद कर लीजिएगा, मेक की मेड और मेड होती है, और वर्ब की मेकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। अगर फिफ्थ फॉर्म की बात कर लेते हैं हम लोग तो हो जाती मेक्स। तो आप लोगों को जितने हमने सेंटेंस बताए सब क्लियर हो गए होंगे। अब एक रूल और बता देते हैं आप लोगों के लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने चौथे रूल्स में हम, तो देखते हैं अपने लोग चौथा रूल। यहाँ पे मेक, बिड और लेट दिखा हुआ है। आप लोगों को अधिकतर बच्चों को लेट ही पता होगा, बट नहीं, 3 वर्ड हमारे होते हैं, एक होता है मेक, एक होता है बिड, एक होता है लेट। तो इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो टू का प्रयोग नहीं होता है। आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं एग्जाम में, याद कर लीजिएगा इस रूल को कि मेक के बाद, बिड के बाद और लेट के बाद कभी भी अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो टू का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं सी मेड मी टू रन। तो आप लोगों को बताना है कि पहले एग्जाम्पल में गलती कहां पे है। तो अभी हम लोगों ने आपको बताया है, हमने बताया है कि मेक के बाद, बिड के बाद और लेट के बाद अगर कभी भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो उसके बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मेड, मेड के बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन तो लिखा हुआ है मी, तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात हमारा यहाँ पे टू गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? सेंटेंस अच्छे से आ गया है। जिस सेंटेंस में आप लोगों को कंफ्यूजन लगे तो कमेंट करिएगा, हम आपको कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। अब देखिएगा सेकंड नंबर सेंटेंस लिखा है आई मेड हिम टू ओपन द डोर। अब इसमें आप लोगों का मेड के बाद देख रहे होंगे कि हिम का प्रयोग हुआ है, और हिम हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, तो हिम का प्रयोग हुआ है, हिम के कारण यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होके मतलब हो जाएगा आई मेड हिम ओपन द डोर। थर्ड नंबर देखते हैं, लिखा है सी मेड हिम टू ओपनिंग द डोर। अब देखिएगा फिर वही एग्जांपल फंस गया, मेड के बाद हमारा हिम लिखा हुआ है, हिम हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, तो हिम ना होके मतलब हिम होके यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, मेड के बाद आया है। लेट मी टू रीड द बुक। तो कुछ बच्चे सोचते होंगे ऐसा सेंटेंस एकदम सही होता है, बट एग्जाम में आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। एग्जाम में आपका जो एग्जामिनर होता है वो सेंटेंस इस प्रकार की काट देता है और आप अपने नंबर जोड़ लेते हैं। तो ऐसा करा करिए कि अच्छे से रूल देखा करिए,
वाह वाह में पढ़ा मत करा करिए, होनोलो पढ़ाई करेंगे तो बस होनोलो हो जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए, एकदम डीपेस्ट कॉन्सेप्ट को समझिए, तब एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए। अब बहुत ज़्यादा फॉर्म पढ़ने लगे हैं एयरफोर्स नेवी में, सिलेक्शन लेना आसान नहीं बचा है। तो यहाँ पे मी हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, मतलब ऑब्जेक्टिव केस होता है तो ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है लेट के बाद। तो ऑब्जेक्ट जब भी लेट के बाद, बिड के बाद या मेड के बाद आता है तो कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा टू का प्रयोग नहीं होगा। सेंटेंस राइट हो जाएगा लेट मी रीड द बुक। 5 नंबर सेंटेंस देखते हैं, लेट हिम टू कैच द ट्रेन। फिर भी देखिएगा लेट के बाद हमारा हिम का प्रयोग हुआ है, हिम हमारा होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे टू का प्रयोग ना होके हो जाएगा सेंटेंस लेट हिम कैच द ट्रेन। सेंटेंस देखिएगा, 2 एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के डिफेंस एग्जाम में आ भी सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। लिखा है व्हाई डिड यू मेक हिम टू क्लीन द डोर। अब आप लोगों को बताना है क्या इसमें मेक सही है, मतलब क्या इसमें टू सही है कि गलत है। जाहिर सी बात है गलत है यार, क्योंकि अभी हमने बताया कि मेक लिखा है, मेक के बाद ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट हमारा हिम हो गया, तो हिम के कारण यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, हमारा टू गलत हो जाएगा। 7 नंबर सेंटेंस देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, सी मेड हिम कंसल्टिंग द डॉक्टर। अब आप लोगों का सेंटेंस बताएंगे क्या गलत है, क्या गलत है, क्या सही है। तो देखिएगा सब्जेक्ट हमारी वह रूल चलता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आती है, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है हमारा। तो यहाँ पे आप लोगों को मेड के बाद हिम तो लिखा हुआ है, बट उसके बाद कंसल्टी का प्रयोग ना होकर कंसल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसल्ट हो जाएगा, और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा सी मेड हिम कंसल्ट द डॉक्टर। तो आप लोगों को हमने 4 रूल बताए हैं। अब देखते हैं अपना 5th नंबर रूल। तो यहीं तक रखते हैं, हमको लगता है वीडियो काफी लंबा हो चुका है, आप लोग बोर ना हो। तो 5th नंबर रूल हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद जय भारत। हम बता दें कि जिन बच्चों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो इससे भी अच्छा बनाना चाहेंगे, वर्ब का टॉपिक इतना अच्छे से हम क्लियर करवा देंगे जो आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो अगला वीडियो फिजिक्स का आएगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। 20 क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं आजकल एग्जाम एक्सपेक्टेड सीरीज, और उस जो सीरीज है जाके देखिएगा, आप लोगों को जरूर फायदा होगा इस सीरीज से। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।